डीबी स्पॉटलाइट में हम मिलेंगे उपासना टाकू और विपिन प्रीत सिंह से, जो को ओन करते हैं मोबाइल वॉलेट एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम मोबीक्विक। मोबीक्विक ने इंट्रोड्यूस करा अपना मोबाइल वॉलेट कॉन्सेप्ट इन द ईयर 2009 and today it connects 30 million users with 50,000 retailers across India. आज मोबीक्विक को देश भर में यूज किया जाता है फॉर रिचार्ज, बिल्स, शॉपिंग, बाइंग फूड एंड ग्रोसरी, अवेलिंग कैब्स, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज एट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉप्स अलाइक। अब तक कंपनी रेस कर चुकी है क्लोज टू $30 million and is getting closer to become another respectable unicorn startup in India. कंपनी आज दावा करती है 60 मिलियन पेमेंट्स और 3 से 4 मिलियन नए यूजर्स को ऐड करने का ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑन मंथली बेसिस। मोबीक्विक सिर्फ एक स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी ही नहीं, बल्कि दो ऐसे इंडिविजुअल्स की कहानी है who were united by mission, entrepreneurship and eventually found life partners in each other. हेलो एंड वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट। और आज मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रही हूँ जो कि खुद एक दूसरे के साथ ही मैरिड नहीं है, बल्कि दे आर मैरिड टू द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आल्सो। उपासना एंड विपिन राइट हियर विद मी। वेलकम टू डीबी स्पॉटलाइट गाइस। थैंक यू। डिड यू थिंक कि विपिन आपकी लाइफ में आएंगे एंड देन यू विल एक्चुअली बिकम एन एंटरप्रेन्योर? और विपिन, डिड यू थिंक कि ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आप दोनों मिलके मोबीक्विक को ऐसे ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ सोचा हुआ था। मैं जस्ट यूएस से वापस आई थी और हमारी कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी मुलाकात हुई और हम दो ही लोग थे फ्रेंड्स के गैंग में स्टार्टअप्स वगैरह की बात करते थे। एंड तब जब हमने शुरू किया तब तो नॉट बीन मैरिड। 2 साल बाद हमने शादी की, 2 साल बाद। बट हमारे फैमिली में सब लोग जोक करते हैं, गाना है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आके। लिटरली मैं यूएस से इंडिया आ गई, फिर विपिन मिले, हमने कंपनी स्टार्ट की और फिर कुछ सालों बाद हमने शादी की और अभी रिसेंटली हमारा एक बेबी भी हुआ है 6 मंथ्स का। पहले आपने कंपनी स्टार्ट कर ली और फिर उसके बाद शादी करी? यस, हमने कंपनी स्टार्ट की, हमने एक दूसरे के साथ काम किया और एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप एक बहुत ही अकेलेपन वाला काम। और इसमें ये हमें फिगर आउट हो गया कि जब तक हम स्टार्टअप करेंगे तो ना तो मुझसे कोई शादी करने वाला है, ना इनसे कोई और शादी करने वाला है। ना डेटिंग का टाइम है। ना डेटिंग का टाइम है। तो आई थिंक That was वही quite a बेस्ट ऑप्शन था कि एक दूसरे से शादी कर ली जाए। Okay. एंड बट आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूनिक है हमारी स्टोरी इन द सेंस कि हमने साथ मिलके ये कंपनी स्टार्ट की। मतलब इन्होंने 6 महीने लेट ज्वाइन किया, बट हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। हाँ, तो वही उतार चढ़ाव आपने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में काफ़ी देखे हैं। जब 1984 के रायट्स हुए थे, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो आपका काफ़ी नुकसान, इनफैक्ट सब कुछ बर्न डाउन हो गया था। सो व्हाट वाज दैट फेज? आप उससे निकल कर जब आज जिस लेवल पर बैठे हैं ज़िंदगी में, आपने किस तरह से उसके ऊपर जीत हासिल करी? बहुत बचपन से ही मतलब हमने काफ़ी टफ टाइम्स देखे। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की शॉप थी और वो 84 की राइट्स में बदला हूँ। तो वो जब ये उसके बाद हमने रिकवर करने की कोशिश की। एंड ये एक छोटे शहर में था, मैं एक छोटे शहर का हूँ एक्चुअली, लोगों को पता नहीं है। अभी हम दिल्ली में रहते हैं, बट मैं राउरकेला से हूँ जहाँ पे ये जो उड़ीसा में है। और वहाँ से हम माइग्रेट हुए, दिल्ली आए और दिल्ली में हम 5 लोगों की फैमिली एक छोटे कमरे में 5 लोग रहते थे एक कमरे में। और ये 90s की बात कर रहा हूँ। बट उस समय भी दिमाग में बस यही था कि अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई। तो एजुकेशन जो है उस पर हमारे पेरेंट्स ने बहुत इंसिस्ट किया। तो मैं एकेडमिक्स में वैसे भी अच्छा था क्योंकि मुझे कुछ और आता नहीं था। ना ही मैं गेम्स खेलता था, ना मुझे कुछ और आता था। तो अच्छा मैंने की पढ़ाई की, फिर मैं IIT गया, फिर IIT के बाद मैंने जॉब की। बट मेरी लाइफ में हमेशा मेरे को एक चीज़ में करने में बहुत मज़ा आता था कि मुझे हमेशा कुछ नया करने का जुनून रहता था। इनफैक्ट जब मैंने जॉब छोड़ा मैंने कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं करके रखी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था। तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने तो मुझसे पूछा कि तुम पागल हो क्या? कौन ऐसे करता है जो जॉब छोड़ देता है, कंपनी स्टार्ट नहीं की है, कहीं से कोई इनकम नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करें? स्पेशली इंडिया में, स्पेशली 2009 में या 2010 में, आज की डेट में स्पेशली जब आप घर के ओनली ब्रेडविनर थे, मम्मी पापा और छोटी बहन भाई सब इन पे डिपेंडेंट, तब भी उन्होंने ये स्टेप लिया। दैट वाज अ बोल्ड मूव। बोल्ड क्या है, पागलपन था। मैं
तो ये कहता हूँ तो यू थिंक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं थोड़े पागल? आई थिंक कोई और तरीका नहीं है। आई थिंक जब आप कुछ नया करते हो तो उसके लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, स्मार्टनेस नहीं चाहिए, सिर्फ पागलपन चाहिए। तभी आप सोच सकते हो, तभी आप फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि आगे चल के क्या हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, बिजनेस में हो। तो आई थिंक इसी जुनून की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर स्टार्ट किया। एंड उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर थी उपासना। इनफैक्ट इनको मैं तब से जानता हूँ जब ये आई थी यूएसए से, और फिर मैं इनको बोलता था कि मुझे जॉब में मज़ा नहीं आता, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मुझे कुछ क्या करना है आगे लाइफ में। तो ये कहती थी अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो छोड़ो ये जॉब। हाँ। और एक दिन मैंने सच में छोड़ दिया। तो आप किस तरह का सपोर्ट देते थे एक दूसरे को मेंटली? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है इमोशनल सपोर्ट है, क्योंकि जब आप नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, शी इज़ वेल क्वालिफाइड, मैं IIT से, तो हमेशा ही लगता है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब 2 साल होने वाले हैं। You had doubts कि हाँ, हमेशा डाउट्स थे और डाउट्स होते हैं, और डाउट्स जेन्युइन होते हैं लोगों के, क्योंकि बिजनेस का जो प्रोग्रेस है पहले कुछ सालों में हमेशा टफ होता है। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि ओवरनाइट सक्सेस तो कोई चीज होती नहीं है ना। पहले 1 साल में किसी के भी 10 मिलियन यूजर तो बनते ही नहीं है, धीरे-धीरे गाड़ी चलती है। तो उसमें ऐसे दिन आते हैं, मुझे अभी भी याद है जब 1 साल हुआ था, तब ऐसा एक दिन था जब हम लोग सोच रहे थे कि आगे कंटिन्यू करें। तब पैसे बन रहे थे कंपनी में, इतने नहीं बन रहे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि ये करें या छोड़ दें जॉब करें। वही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर और अपने साथियों पर विश्वास रखना कि हम इसको कुछ बना के दें। तो हम दोनों का आपस में आई थिंक जो इमोशनल बैकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो आई थिंक अदरवाइज आई डोंट थिंक हम सर्वाइव करते वो फेज। और एक बार फिर ग्रोथ आनी शुरू हो गई बिजनेस में, बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया, तो फिर देन तो उस वक्त आपको ये क्यों लगा कि मोबीक्विक ही वो आइडिया है जिस पे आप दोनों को बेट करना चाहिए? आई थिंक कुछ तो हमारा बैकग्राउंड था, पेमेंट्स में उपासना का बैकग्राउंड था, और मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था। सेकेंड, हमने मार्केट देखी थी, तो हमें ये तो क्लियर था कि इंटरनेट बहुत बड़ा होने वाला है। हमने जब स्टार्ट किया था, हमें तब स्मार्टफोन्स के बारे में नहीं पता था, और स्मार्टफोन्स तब इतने थे भी नहीं इंडिया में, जो कि 2012 से आए। बट हमें ये पता था कि इंटरनेट डेफिनेटली बहुत बड़ा हो। फिर हमने ये फिगर आउट किया कि जैसे कि लोग फ्लाइट की टिकट पहले ट्रैवल एजेंट के पास जाते थे, फिर बाद में इंटरनेट पे करने लगे, मेक माई ट्रिप पे, क्लियर ट्रिप पे, यात्रा पे। इसी तरह से जो पेमेंट्स हैं, जैसे आपकी रिचार्ज की पेमेंट है, या बिल पेमेंट है, या कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स की पेमेंट है, इवेंचुअली वो ऑनलाइन होगी, कैश से नहीं होगी। तो वो पेमेंट एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उस पर हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस था। तो हमें लगा कि हमें इस पर लगे रहना चाहिए। एंड फिर जब स्मार्टफोन्स बढ़ने शुरू हुए 2012 में, तो तब तो फिर बिल्कुल एकदम बहुत ही फास्ट टेक ऑफ हुआ, और बहुत ही फास्ट। इट्स इनएविटेबल टू मेंशन अबाउट पेटीएम। तो आपने तो ये रोज़ आप आई एम श्योर जब भी आपने जितने भी इंटरव्यू दिए होंगे, आपको पेटीएम के बारे में बोल के आप लोग थक गए होंगे, बट डज इट पेन टू बी नॉट नंबर 1 इन पेमेंट वॉलेट? आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में 2 खान हैं, एक है शाहरुख खान और एक है आमिर खान। अब शाहरुख खान हर साल 10 सालों में लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीतते हैं, नंबर 1 है हर जगह, उनकी पिक्चर भी आती है न्यूज़पेपर में। आमिर खान 1 साल में एक पिक्चर करते हैं, सुपरहिट होती है, और बहुत उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता, लेकिन बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। आमिर खान ऑफ द मोबाइल वॉलेट। मैं आपके में ये बात नहीं डालना चाहता, बट यस, हमारा एस्पिरेशन, ये कोई रेस नहीं है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि आज ये रेस हुई और ये जीत गया और ये हार गया। अब आप बाकी लोगों को देखिए, आपने फ्रीचार्ज का नाम लिया, आप मुझे बता दो कौन से मर्चेंट में आप फ्रीचार्ज यूज कर सकते हो? ना आप बिग बाजार में यूज कर सकते हो, ना कोई टैक्सी में यूज कर सकते हो, यूज ना कर सकते हो, तो उनको तो हम कॉम्पिटिशन मानते हैं। आपने पेटीएम की बात की, हाँ वो वॉलेट का बिजनेस भी कर रहे हैं, उनका वैस का भी बिजनेस है, वो जूते और फोन भी बेच रहे हैं। तो पेमेंट्स के बारे में अगर इंडिया में आज की डेट में कोई भी कंपनी 24 घंटे सोचती है और उसकी इनोवेशन के लिए कुछ कर रही है, तो वो सिर्फ ओके। अच्छा, तो आप ऐसा भी कहा जाता है कि यूजुअली जो स्टार्टअप से इन्वेस्टर का पैसा जो है वो एकदम उड़ाए जा रहे हैं, लिटरली ऐसी वर्ड्स में बोला जाता है कि दे आर जस्ट लूजिंग द मनी जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा। तो डू यू थिंक दैट इज एन इशू? आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। उन कंपनीज को आज रियलाइज नहीं हो रहा बिकॉज उनके पास अभी पैसे हैं, बट जैसे कि एक कंपनी है जो आईफोन बेचती है, उस पर 10,000 रुपये कैशबैक देती है,
अब उस कस्टमर से वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट कब बनाएंगे? आई थिंक ये एक सोचने वाली बात है। आई थिंक इसमें इन्वेस्टर्स की भी गलती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत ही यंग स्टार्टअप्स को बहुत सारे पैसे दे दिए बहुत जल्दी। तो एक 2015 में एक तरह की रेस थी जिसमें किसी ने एक फूड डिलीवरी की कंपनी स्टार्ट की, किसी और ने भी स्टार्ट की, किसी ने ग्रोसरी की कंपनी स्टार्ट की, किसी और ने भी स्टार्ट की, किसी ने सेम स्टार्ट की। एक ही स्पेस में 4-4, 5-5 कंपनीज इन्वेस्टर्स आपस में लड़ रहे हैं किसको ज़्यादा पैसा देना है। तो आई थिंक वो एक फेस ऐसा भी होता है, मैंने तो सुना है कि स्टार्टअप्स लड़ते हैं कि लिटरली हमें फंडिंग करो, हमें फंडिंग करो। बिल्कुल ऐसा हुआ है 2015 में, पहले 6 महीनों में ऐसा हुआ है। अब जो है मार्केट थोड़ी चेंज हुई है, बिकॉज अब उनमें से कई सारी स्टार्टअप स्ट्रगल कर रही हैं, कई सारी स्टार्टअप्स बंद भी हो रही हैं या बंद होने वाली हैं। Okay. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिन्होंने पैसे उड़ाए हैं उसमें इन्वेस्टर्स का भी पूरा हाथ है। उन्हीं इन्वेस्टर्स ने उनको बोला था कि आप पैसे और खर्च करो ताकि और पैसे आपको मिलेंगे। Really? यस, ऐसा हुआ है। और वही इन्वेस्टर्स आज ट्विटर पे ये बोल रहे हैं कि आप पैसा खर्च करना कम करो बिकॉज और पैसे नहीं मिलने वाले। तो आई थिंक मतलब ये सिर्फ जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज के बारे में बोला जा रहा है, कई स्टार्टअप्स के बारे में कि इन्होंने बहुत पैसा उड़ा दिया या ये कर दिया वो कर दिया, उसमें सिर्फ उन स्टार्टअप्स का दोष नहीं है। उसमें उनके जिन लोगों पे उन्होंने पैसा डाला है उनका भी अच्छा खासा हाथ है। यूजुअली क्या होता है कि इंडिया में मेन आर नॉट, उनको ऐसे एसोसिएट नहीं करा जाता, दे आर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट वुमेन। So were you expecting you'll meet somebody like Bipin who's going to support you in India for entrepreneurship? I don't think मैं कोई भी expectations लेके आई थी। इनफैक्ट मैं ये भी नहीं सोच रही थी कि मुझे कोई मिलेगा जिनके साथ मैं परफॉर्म करूँगी। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे तो करना ही है, अब साथ में मिल जाए साथ में तो अच्छा है। अच्छा, बट अच्छा हुआ कि मिल गए एंड हमारे ख्याल और विचार मिल रहे थे। एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जितने भी इस टाइप के मेन हैं दुनिया में और इंडिया में भी जो कि वुमेन को एनकरेज नहीं करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, वो किसी भी तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप हो या रेगुलर जॉब हो, भले ही टीचिंग जॉब हो या भले ही घर में बैठ के कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाले का, वो लोग अपने लिए डिसर्विस कर रहे हैं। बिकॉज जो फ्यूचर बनता है एक फैमिली का वो वुमेन से ही बनता है। आई थिंक मतलब मेरी तो लाइफ चेंज हो गई जब मैं उपासना से मिला, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। उसके बाद मेरी लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री थी 2009 से पहले और 2009 के बाद बहुत अलग है। मैंने अपने आप की पर्सनैलिटी में बहुत चेंज देखा है। मेरे इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी नॉर्थ इंडियन जैसे फैमिलीज़ में लड़कों को जिस तरह से अपब्रिंगिंग मिलती है या जो उनके विचार होते हैं लड़कियों के बारे में या लड़कियों को क्या करना चाहिए और फैमिली में क्या उनकी खाना बनाना तो आना चाहिए भाई, शादी नहीं हो सकती वरना। तो वो मेरे सारे विचार सारे चेंज हो गए। क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आया कि women are equal। और ये एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस में देखा है। पर ये आपकी थिंकिंग ओरिजिनली नहीं थी? ये मेरी थिंकिंग ओरिजिनली नहीं थी। मैं ओपन माइंडेड था, बट आप जिस तरह से फैमिलीज में रहते हो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इंडिया में, इंडियन सिस्टम इज अ पैट्रियार्कल सिस्टम। तो यहाँ पे इसी तरह की थिंकिंग इम्पोज होती है कि लड़की होगी आके खाना बनाएगी, बच्चों का देखभाल करेगी, सफाई करेगी, ये करेगी और काम भी करेगी। तो आजकल ये भी है और काम भी करेगी। बट जैसे कि अगर आपका बच्चा है या खाना बनाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होनी चाहिए और इक्वली शेयर होनी चाहिए। ये जो थिंकिंग है ये मेरी थिंकिंग है। पर आपने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रोफेशनल और पर्सनल जिस तरह का आप लोगों का सेटअप है, मोबीक्विक भी है, आप मैरिड भी हैं, तो आपने कहा था कि आई विल नॉट रिकमेंड इट टू पीपल। व्हाई डिड यू से दैट? आई थिंक बहुत टफ है। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हमारे विचार भी मिले हैं और हमने ये 6 साल अपने साथ भी गुजारे हैं और अभी तक हम जिंदा हैं। क्योंकि स्टार्टअप जब आप कर रहे हैं तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। एंड जैसे उपासना है और मैं, अगर उपासना एक ऐसी वुमेन होती जो हर बात में मेरी हाँ में हाँ मिलाती कि मैंने बिजनेस को ऐसे बढ़ाना है एंड शी विल से यस, तो फिर तो हमारी कभी मतलब बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। द फैक्ट दैट मैं उनको वैल्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग। अब इंडिपेंडेंट थिंकिंग के दूसरे इफेक्ट्स भी होते हैं।
तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से आपके डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो आई थिंक एक साथ रहना और एक साथ बिजनेस करना, ये मतलब और उसको सक्सेसफुल बनाना बहुत बड़ी बात, बहुत टफ है। तो इसमें चैलेंजेस आपने एज अ कपल कैसे फेस करे मोबीक्विक को इस मुकाम तक लाने के लिए? आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, एंड एज अ कपल भी चैलेंजेस थे। एक प्रॉब्लम तो ये आती थी कि एंड जो जनरली कपल्स को क्या विमेन एंटरप्रेन्योर्स को आती है इंडिया में, तो एक बार हम किसी इन्वेस्टर से मिलने गए तो हम फंड रेजिंग की बात कर रहे थे, तो हमसे ये पूछ रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ रहे थे, अच्छा आप बताइए आपका फैमिली का क्या प्लान है। Really? तो मैंने उनको बोला मैंने अपने माता पिता और अपने सास ससुर से इस बारे में डिस्कशन नहीं किया, आपसे क्यों करोगे? Oh my God! So I think एज अ कपल ये भी होता है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं बाहर एक्सेट्रा, तो इम्पोर्टेंट होता है उसको एक प्रोफेशनल जो है सेटअप मेंटेन करना। जिस तरह से कि विपिन एंड उपासना दो अलग अलग हैं, Right. और वो अलग अलग तरह से सोचते हैं। इनफैक्ट मैं बैंकर से मिला था, उन्होंने उनसे एक बार मिला, 2 बार मिला, तीसरी बार उनका फ़ोन आया कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो मैंने पूछा क्यों नाराज़ हो, तो उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप शादीशुदा हो और एक दूसरे से शादीशुदा हो। That's the kind of professionalism you maintained in front of me. मेरा व्यू पॉइंट उनको ये था कि मैं आपको क्यों बताऊं, मैं आपसे कोई डील की नहीं मिल रही हूं, उसमें आपको मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि ये मेरे हस्बैंड है, मैं बोलूंगी ये मेरे बिजनेस पार्टनर। आपको लगता है हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही है लोगों को दूसरों के बिजनेस में घुसने की ज़्यादा that's आई थिंक इंडिया में स्पेशली वर्क प्लेस में भी आप देखा जाए कि लोग बहुत दोस्ती यारी करते हैं और आपस में बातें करते हैं, Right. और दूसरों को बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में। आई थिंक अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे, स्पेशली यूएसए और जाएंगे, मतलब इनको ज़्यादा पता है, कोई किसी से ये नहीं पूछता आर यू मैरिड, आर यू नॉट मैरिड, आर यू सिंगल। मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज मेरे को-फाउंडर मेरे हस्बैंड भी हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे इनफ रिस्पेक्ट नहीं मिलती कई लोगों से। अच्छा। क्योंकि मुझे मतलब वो इस तरह से अच्छा मतलब इनके हस्बैंड ने शुरू किया होगा and she must have ऐसा gone. नहीं है, मैं शुरू से उसमें हाथ पैर मारे, मैंने इतनी रातें बिल्कुल पसीना निकाला है कंपनी बनाने। तो ये सब चीजें इंडिया में थोड़े तक क्या मुझे ऐसी बात नहीं है, उल्टा भी होता है। कई लोगों से जिनसे तुम मिली हो उनको ये लगता है कि विपिन कुछ नहीं करता है, इसलिए कंपनी सिर्फ उपासना के दम पे चलती है। अभी मोबीक्विक को आप किन और ऊंचाइयों पर लेके जाने वाले हैं? डू यू वांट टू बिकम द यूनिकॉर्न? आपको पता होगा कि इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जहाँ पे अभी ग्रोथ अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। Right. अगले 5 से 10 साल बहुत ही क्रिटिकल है। तो हमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ जो हम कर रहे हैं Maintain उसी करना को मेंटेन करना है, उसी को कंटिन्यू करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना है। आई थिंक अगर हम ये ठीक से करें तो ये कंपनी, हम ऑलरेडी 3000 करोड़ की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो 30,000 करोड़ क्या 3 लाख करोड़ क्या उसकी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे और पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम एक बनाएंगे। आज की डेट में हम सिर्फ पेमेंट्स की तरफ देख रहे हैं, बट हमारा जो फ्यूचर है वो पेमेंट्स के अबव एंड बियॉन्ड होगा। हम बैंकिंग और बैंकिंग जैसी सर्विसेज जैसे लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा में भी जाने वाले हैं। पॉइंट ये है कि आप मोबीक्विक से सिर्फ अपनी चाय कॉफी या अपनी टैक्सी या अपना रिचार्ज की पेमेंट नहीं करेंगे। मोबीक्विक से अगर आपको इंटरेस्ट कमाना है डिपॉजिट बना के वो भी कर पाएंगे। आपको अगर छोटा लोन चाहिए क्योंकि आपको कुछ खरीदना है तो मोबीक्विक आपको लोन भी देगा। जनता जो है वो मोबाइल पेमेंट वॉलेट के जब नाम आता है तो वो सबसे पहले उनके जहन में आता है कि क्या ये कंपनी अपनी सैलरीज वॉलेट के थ्रू पे करती है या कैश के थ्रू कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। So आपको जान के खुशी होगी कि मोबीक्विक में पूरी सैलरी नहीं, हाँ, लेकिन सैलरी का एक हिस्सा ऑलरेडी वॉलेट में पे होता है really? हर एम्प्लॉय का। बहुत जल्द से मोबीक्विक ही नहीं और भी कंपनीज के एम्प्लॉइज को मोबीक्विक वॉलेट मिलना शुरू होगा ऐसा। Okay. On that note, thank you so much for being on our show. थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। सबसे पहले तो आपको मुबारक और डीबी स्पॉटलाइट को भी बहुत मुबारक। आई थिंक इस तरह की इंटरेक्शन जी। मैंने आज तक किसी भी चैनल के साथ और किसी भी मीडिया के साथ नहीं की है। इस तरह से जो ओपन एंडेड हमने जो कॉन्वर्सेशन किया है, जो बातचीत की है, Thank you so आई much. थिंक ये बड़ा मजा आया है बातचीत करने में। और मैं ये चाहूंगी कि अगर ये शो देखने वाले में लोगों में से अगर एक भी इंसान जो सोच रहा था कि मैं ये स्टार्टअप करूं या ना करूं,
अगर वो इंस्पायर हो गए और उन्होंने भी अपनी स्टार्टअप शुरू कर दी, तो मैं सोचूंगी कि ये जो हमने टाइम स्पेंड किया है, इट इज I totally agree with you. I think my life will be worth it if I'm able to bring out stories like yours and the way it is. और किसी को अगर इंस्पिरेशन मिले, उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आए, तो I think that's what life is. Thank you so much, Upasna. Thank you so much for coming on the show. Thank you, Vipin. This is it for this week's DB Spotlight, guys. I really hope आपको एक और entrepreneurship की कहानी सुन के मज़ा आया होगा, जैसे मुझे आया इन लोगों से बात करके. तो अगले हफ्ते देखते हैं DB Spotlight